तो मैं लालू जी के फेज को 3 टर्म्स में डिफाइन करता हूँ। मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यादवाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जब मैं यादवाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बोलता हूँ, वहाँ से उनकी राजनीतिक ह्रास शुरू हो जाता है। ऊँट पर एक तीसरा व्यक्ति सवार हो गया है, जिसका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत ने क्या किया है कि एक क्वेश्चन पूछ करके जेनजीज के सामने में, जो 2000 के बाद के बॉर्न हैं और जो माइग्रेंट्स हैं, जो यहाँ से गए हैं, जिनको यहाँ का पलायन का दर्द झेलना पड़ा है, उनको लगता है कि अपने बैकयार्ड में नौकरी क्यों नहीं मिल सकती है। जिस दिन एनडीए और इधर से महागठबंधन ने ऑफिशियली अपना प्रचार शुरू कर दिया, उस दिन पीके साइड हो जाएंगे सुर्खी में। कि जैसे से बिहार से जितनी दूर जाते हैं प्रशांत, उतने ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। आप रिवर्स कीजिएगा तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बिहार है, बड़ा कम्प्लेक्स स्टेट है ये। तो यहाँ ये चुनाव प्रशांत को भी बताएगा कि बिहार क्या है। ही इज द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर ऑफ दिस इलेक्शन, बिगेस्ट एक्स फैक्टर ऑफ दिस इलेक्शन, एंड आई वेरी ओपन से कि ही इज माई मैन ऑफ द मैच ऑन लूजिंग साइड। 2009 में लुधियाना में एक रैली हो रही थी, जहां नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, उस समय के गुजरात सीएम, और वो हाथ उठाते हैं नीतीश कुमार का, और नीतीश जी भड़क जाते हैं। एक जमाने में नीतीश कुमार का कद अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री से बड़ा था। अमित शाह का एक इंटरव्यू हुआ और उसमें उन्होंने कह दिया कि ये रिजल्ट आएगा, उसके बाद विधायक तय कर लेंगे। विष्णु पितामह को मतलब इच्छा मृत्यु को इनका इच्छा शासन का वरदान है। जाओ बस तथास्तु, जब चाहो तब तक राज करो। चुनावी मौसम में अक्सर एक जुमला सुनने को मिलता है कि ये समय बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन यक्ष प्रश्न तो ये है ना कि ऊंट अभी ठीक ठीक किस स्थिति में खड़ा है, उसकी हालत क्या है। तो यही स्थिति और ऊंट की निर्देशांक को समझने हम लोग पहुंचे हुए हैं पटना में इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर एसोसिएट एडिटर संतोष सिंह जी के पास, जो बिहार को लेकर 3 कमाल की किताबें लिख चुके हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर, वॉइस ऑफ वॉइसलेस, रूल्ड एंड मिसरूल्ड, रूल्ड और मिसरूल्ड, और तीसरी किताब जेपी टू बीजेपी। इनमें से 2 अपन ने पढ़ रखी है, जेपी टू बीजेपी अभी नहीं पढ़ी है, बाकी है वो हम पढ़ेंगे। उसका हिंदी अनुवाद भी आया है वाणी प्रकाशन से। तो आज संतोष सर से हम लोग समझने आए हैं कि बिहार चुनाव में जो कुछ चल रहा है वो उसको किस तरह से रीड किया जाए। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया उसके लिए। थैंक यू स्वागत है आपका खबरगांव पर। थैंक यू। पहला सवाल तो यही है कि वो तो समय बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। अभी ऊंट कहाँ खड़ा है सर? ऊंट खड़ा है, मतलब ऊंट को जहाँ खड़ा होना चाहिए चुनावी मैदान में खड़ा है। अब देखिए कि इसमें अब टेम्पलेट ये फ़र्क होता है 2000, अगर आप 15 से इसकी तुलना करेंगे या 20 से करेंगे तो आपको ये लगेगा कि इस बार अलग क्या है। तो अगर आप पिछले 3 चुनाव देखेंगे तो चलिए 5 के अक्टूबर में नीतीश कुमार आते हैं तो वो तो किसी सरकार बनती है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी से बन जाती है। 10 में नीतीश कुमार का एक शीर्ष है, राजनीतिश पीरियड टॉप पर है, 206 आउट ऑफ 243, 22 सीट पर आरजेडी को समेट दिया था। फिर वो 15 की कहानी अलग हो जाती है, वो दूसरे कैंप में चले जाते हैं, पॉलिटिकल बड़े भाई छोटे भाई का मिलन हो जाता है और एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन सोशल बन जाता है। बीच में कांग्रेस एक, दोनों के बीच में सीमेंटिंग फोर्स की काम करती है, कन्वर्टिबिलिटी आ जाती है। फिर 20 में नीतीश कुमार कमज़ोर होते हैं और ऑपरेशन चिराग पासवान बीजेपी लॉन्च करती है। ये जग जाहिर है, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं। तो उसका असर ये होता है कि 43 सीटों पर आ जाती है। लेकिन तीनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर तीनों चुनाव में ये है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हैं, नंबर 1 पोजीशन पर, 2 पर भी, 3 पर भी। अब इस चुनाव में बिहार की राजनीति में एक 35 साल से जो चला आ रहा था उसको आप एक तरह से सोशलिस्ट फैटिग भी कह सकते हैं। 90 से चला आ रहा था। कांग्रेस ने 32 साल शासन किया लगातार, मतलब लगातार नहीं किया, 2 ब्रेक्स के साथ। अगर आप 52 से लेंगे तो, पहले से जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 52 से लेकर के उन्होंने 67 तक किया, 67 से 72 तक एक्सपेरिमेंट हुए, सोशलिस्ट एंड अदरवाइज। 72 से 77 किया, 77 से ऐसे फिर सेकेंड अराइवल ऑफ सोशलिस्ट आ जाता है। फर्स्ट 67 में जब महामाया प्रसाद सिन्हा बनते हैं, सेकेंड में जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बनते हैं।
थर्ड अराइवल ऑफ कोर्स 1990 में जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बनते हैं और केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार 89 में आती है, तो थर्ड सोशलिस्ट अराइवल होता है। तब से लेकर के वो लोग प्रयास कर रहे थे कांग्रेस के मोनोलिथिक स्ट्रक्चर को चैलेंज करने में कि हम कब आएंगे कब आएंगे। तो 1 2 3, देहात में हम लोग कहते हैं ना तिलिया 3 बार। हाँ, तो तिलिया 3 बार में वो आया तो क्या आया, वो ऐसा आया, सोशलिस्ट वर्ड बोल लीजिए या फिर सोशल जस्टिस का एक बोलिए या सोशलिस्ट स्ट्रीम बोलिए, तो उसकी जो सरकार आती है तो उसने एक चेंज कर देता है, एक पावर ट्रांसफ़र को इंडिकेट करता है आपको। इंडिकेट ही नहीं करता है, पावर ट्रांसफ़र करवाता है सही अर्थों में। एक अपर कास्ट से ओबीसी की तरफ सत्ता ट्रांसफ़र होता है सही अर्थों में। और अभी तक आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, जितने भी बड़े-बड़े नेता थे किसी कैंप के होते थे अपर कास्ट के। जैसे राम लखन सिंह यादव हो गए तो श्री कृष्ण सिंह के कैंप पे हो गए। अब बीरचंद पटेल हैं तो अनुग्रह नारायण सिंह कैंप के हैं। तो ये कैंप होता था। मतलब कांग्रेस की यही स्ट्रेटजी से ही थी कि जहाँ-जहाँ से बड़े-बड़े नेता हैं उसको को-ऑप्ट कर लो। त्रिवेणी संघ से जो निकला नेता उसको को-ऑप्ट कर लो। तो एक बना हुआ था। घुमा फिरा के उन्होंने ओबीसी को नहीं दिया, ना लालटन चौधरी को बनाया, ना सीताराम केसरी को बनाया, ना राम लखन सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया। तो इसका हश्र ये हुआ कि उनको समझ उन्होंने नब्ज़ जो नहीं पहचानी, सामाजिक नब्ज़, भुगतना पड़ा। और उससे जो बड़ा खेल कर दिया नवासी का दंगा भागलपुर का हुआ। तो उसने एक कांग्रेस को एक, तब तो लालू जी को प्रोजेक्ट नहीं किया था बिहार में, लेकिन जब 90 में बिहार आते हैं तो उस चीज़ को उनको लोगों को मुस्लिम्स को लगता है कि एक नया नेता आ गया है। तो वो सोशलिस्ट रूल चलता है। बीच में लालू जी का मैं बराबर बोलता हूँ, अपनी किताब में आपने पढ़ा होगा रूल मिस रूल में, कि मैं लालू जी के फेज को 3 टर्म्स में डिफाइन करता हूँ। मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यादवाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जब मैं यादवाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बोलता हूँ, वहाँ से उनकी राजनीतिक ह्रास शुरू हो जाता है। क्योंकि वो फिर वो जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की जाती ये पार्टी रहती है, तो लोग आपसे दूर छिटकने लगते हैं। वहीं नीतीश कुमार को ओपनिंग मिलती है एनडीए के साथ। काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, तुरंत नहीं आती है। वो भी 95 में कुछ नहीं कर पाते हैं, 2000 में 7 दिन के लिए बनते हैं, 5 में भी पहली बार नहीं बनते हैं। नीतीश कुमार भी तलिया 3 दाव में, हाँ। 2000, 2005 फरवरी, 2000 फिर अक्टूबर, ये भी इनके साथ भी लागू होता है। तो इस बार ये प्रश्न है, जिस ऊँट की आप बात कर रहे थे, उस ऊँट पर एक तीसरा व्यक्ति सवार हो गया है, जिसका नाम है प्रशांत किशोर। वो एक बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में भी कहीं एक तरह से मान के चलिए, एक विमर्श को लेकर के आए हैं जो कि डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। आप उनकी राजनीति की जितनी शिकायत कर सकते हैं कि कॉरपोरेट स्टाइल है, वन मैन आर्मी, जितनी बोलें, लेकिन उन्होंने अच्छे प्रश्न, पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग, सारी पार्टियां एक स्वर में पलायन, रोजगार, शिक्षा, व्यापार, ये सारे शब्द चुनाव में जल्दी नहीं घूमते थे। सब सोशल कम्बिनेशन, अभी भी सोशल कम्बिनेशन, डो तो उसी का है। मैं बोलता हूँ वर्क, पिज़्ज़ा बनेगा, पिज़्ज़ा डो रहेगा कास्ट, ऊपर में आप स्प्रिंकलिंग टॉपिंग जितना कर सकते हैं, टॉपिंग कर दीजिए, जो भी आपको पनीर, टमाटर, चीज़, चिलीज। अजीनोमोटो, जो देना हाँ। स्प्रिंकल करना है वो सब। तो प्रशांत ने क्या किया है कि ये क्वेश्चन पूछ करके जेनजीज के सामने में, जो 2000 के बाद के बॉर्न हैं और जो माइग्रेंट्स हैं जो यहाँ से गए हैं, जिनको यहाँ का पलायन का दर्द झेलना पड़ा है, उनको लगता है कि अपने बैकयार्ड में नौकरी क्यों नहीं मिल सकती है, उन सबको लिए एक अच्छा नैरेटिव दिया है। और ये दोनों बड़े भाई और पीछे भाई के पीछे बैठ गए हैं ये प्रशांत, उसी ऊँट पर। आप ही की शब्दावली में चुरा रहा हूँ। हाँ, पीछे हैं। थोड़ा जी, सा हाँ। प्रशांत किशोर पे ये समझना चाहता हूँ, जैसे मैंने सोचा था कि क्रम कुछ और रखेंगे, हाँ, लेकिन नहीं, ठीक है, आप पीके जो की चर्चा हुई तो इस पे ही पहले बात कर लेते हैं। 2-3 सवाल हैं प्रशांत किशोर को लेकर। जैसे शुरू में उन्होंने बहुत ऐसा लग रहा था कि ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वो चल रहे हैं, खबरों में वो ज़्यादा थे, है ना, सुर्खियाँ ज़्यादा उनके नाम पर बन रही थी। जब वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अशोक चौधरी, तो कभी सम्राट चौधरी को रडार पर लिए हुए थे। धीरे उस दौरान सोशल मीडिया पर लगातार ये लिखा जा रहा था कि जिस दिन एनडीए और इधर से महागठबंधन ने ऑफिशियली अपना प्रचार शुरू कर दिया, उस दिन पीके साइड हो जाएंगे सुर्खियों से। वैसा आपको दिख रहा है?
नहीं, कि बज़ थोड़ा कम हो गया? हाँ, बज़ थोड़ा कम हो गया। देखिए अब जैसे कोई कोई नई पार्टी आती है और नेवर फॉरगेट कि उनका पॉलिटिकल करियर कहाँ से स्टार्ट होता है। मैं पॉलिटिकल इसलिए बोल रहा हूँ, पॉलिटिशियन के साथ काम किए तो आप हाफ पॉलिटिकल तो हो ही जाते हैं। अब है तो मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार मोदी सरकार जुबान-जुबान पे चढ़ाने वाला व्यक्ति, अगर नरेंद्र मोदी के सलाहकार नहीं होते, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने होते, प्रशांत किशोर को उतना बड़ा प्रोफाइल नहीं होता। 15 में जब नीतीश कुमार उनके विरोध विपक्ष में जाते हैं, उस कैंप में जाके जिता के लाते हैं, भले ही विनिंग कॉम्बिनेशन था, लेकिन इन्होंने अपनी मार्केटिंग उस हिसाब से की तो क्रेडिट मिला। और भी जगह गए, तेलंगाना गए और जगह सब घूम-घूम करके उन्होंने ये किया। तो इस बैकग्राउंड के साथ आते हैं, जबकि आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, आपके पास डेटा का पूरा, आप तो डेटा मैन हैं, सुपर डेटा मैन हैं आप। आपके पास सारा डेटा सामने में है, तो आप अट्रैक्ट करते हैं। तो उन्होंने उस फ़ेज़ में अट्रैक्ट किया, ख़ास करके तब, जब वो पैदल चले। कोई व्यक्ति मुझे नहीं लगता है कि हाल के 50 वर्षों में इतना पैदल चला होगा, सही, देश ठीक की है। राजनीति में। वो गाँव-गाँव घूमे, उसने सामाजिक पल्स को समझा, आर्थिक पल्स को समझा कि क्या-क्या हो रहा है, बिहार की समस्या क्या-क्या है, क्या होना चाहिए। तो उन्होंने बिहार को एक तरह से डिकोड किया, तो वो कॉन्फिडेंस उनको ग्राउंड से आया। ये काम तो हुआ, लेकिन उस क्रम में वो कर क्या नहीं पाए, एक संगठन नहीं खड़ा पाए पूरी तरह से जो कि डीपली एंट्रेंच्ड हो, 3 बरस में हो भी नहीं सकता। किसी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी 3 साल में तो कंपनी नहीं बनती है, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या बनेगी? तो आप वो नहीं करें। एक चीज़ जो आप कर सकते थे, अपने अलावा भी 4-5 और नेता को आप कल्टीवेट करते, उनको बड़ा बनाते, सेकंड रंगे लगते, लेकिन लगता कि चलो प्रशांत का इस यहाँ रैली हो रहा है तो और भी कोई है उसके उस दिशा में देख लेते हैं। मतलब होता है ना कि फर्स्ट अमंग इक्वल्स होते प्रशांत, ये नहीं किया कि भाई एक ऐसी आप तैयार हुए कि भाई आप अरुण जेटली है, सुषमा स्वराज है, वेंकैया नायडू है, इस टाइप प्रमोद महाजन है, यू चूज़ फ्रॉम देम। तो इस तरह की आप अगर खड़ा किए, वो नहीं हुआ। चलिए तो वो बात करते हैं। तो लेकिन जैसे-जैसे चुनाव करीब आता है, तो जब मैं आपसे बात अभी कर रहा था कि भाई मतलब रेटरिक की रियलिटी से टकरावट होए। जब आप ज़मीनी सच्चाई के अब रूबरू हो रहे हैं, आपने रिसर्च किया है, तब आपको लगता है कि इस कास्ट रिडन स्ट्रक्चर में जो लोहिया जाति तोड़ों की बात करते थे, उनको वोट बेस बनाने के लिए उन्हीं को पिछड़ा पावे 100 में 60 कहना पड़ गया। वो क्या था? बात तो क्लास की कर रहे थे, लेकिन हो गई कास्ट की। वो कास्ट की सच्चाई है। कास्ट के प्रश्न प्रशांत से पूछेंगे तो उनको तकलीफ हो जाती है कि आप लोग खाली कास्ट कास्ट करते हैं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आप जो बात कर रहे हैं उससे टूट जाएगा? आप कहाँ तक गए हैं? तो प्रशांत ने जितनी बातें पूछी वो सारे बहुत अच्छे हैं। उनके जो बातें करते हैं बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया पर वो जीत चुके हैं। वो इंटरनेशनल स्टार हैं। अभी मैं दीपांकर भट्टाचार्य का इंटरव्यू लिया, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे-जैसे बिहार से जितनी दूर जाते हैं प्रशांत, उतने ही इंटरेस्टिंग लगते हैं आपको। रिवर्स कीजिएगा तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बिहार है, बड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेट है ये। तो यहाँ ये चुनाव प्रशांत को भी बताएगा कि बिहार क्या है, और बिहार मेरे हिसाब से इट इज़ अ प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस। अ, वो एक उनको टिके रहना पड़ेगा। यहाँ अगर 10 वर्ष इन्वेस्ट करेंगे, बट दिस सेड he is the biggest influencer of this election, biggest X factor of this election, and I very often say कि he is my man of the match on losing side. हार भी जाएंगे लेकिन मैन ऑफ द मैच तो मैं इसी को दूंगा, क्योंकि हेयर इज ए मैन हु इज आस्किंग गुड क्वेश्चंस। फिर वही जाति, यही हो रहा था कि भाई इसको दे दो या उसको दे दो, ये जाति का कॉम्बिनेशन ठीक है, वो सब है। उसके ऊपर से कोई आदमी बात कर रहा है, पलायन की बात कर रहा है, कोई जीडीपी की बात कर रहा है, कोई इंडस्ट्री कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में वो बात कर रहा है, हमारा पलायन का रेट क्या है वो बात कर रहा है। तो दीज आर द थिंग्स, वो हमारे व्यूअर्स से ही गायब हो गया था। प्रशांत किशोर को इस चीज़ के थैंक यू कि ही ब्रॉट दिस, बट ये प्रशांत को यहाँ से टेक ऑफ मिलेगा। वो एक जब जान जाएंगे, क्योंकि एक एक पोल स्ट्रेटजिस्ट और पॉलिटिशियन की लाइन जो ब्लर होती है, वो ब्लरिंग ऑफ द लाइन उनको पता चलेगा।
आपने भी इंटरव्यू किया है प्रशांत किशोर का, और कई सारे उनके लगातार इंटरव्यूज होते ही रहते हैं, मतलब मीम चलते हैं कि जितने देखने वाले नहीं हैं उतने ज्यादा इंटरव्यू हैं प्रशांत किशोर के। और जिसको पटना, जो पटना आएगा वो एकदम मंदिर टाइप का है कि वहाँ मत्था टेक के आइए, वहाँ जाइए इंटरव्यू कीजिए। क्यों, मतलब जब उनका इंटरव्यू देखिए तो गुस्सा में दिख जाते हैं, पत्रकारों को हड़काने लगते हैं, एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन दिखता है। नहीं, इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो मैं अपनी अपनी बिरादरी पर भी सवाल पूछूँगा कि आप कहीं जाइए तो पूरा तैयारी करके जाइए। थोड़ा-सा आजकल के एआई, सोशल मीडिया, गूगल के ज़माने में रिसर्च आपके लिए कोई दिक्कत बात नहीं है। आप आराम से रिसर्च करके जाइए और प्रशांत से वो सारी बातें मत पूछिए जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। प्रेडिक्टेबल बात और टीआरपी वाला क्वेश्चन मत पूछिए बहुत ज़्यादा कि ये पूछ लिए और उस पर भड़क गए। एक तो आपकी तैयारी नहीं है, दूसरा प्रशांत कहीं न कहीं थोड़ा-सा मुझे लगता है कि वर्क प्रेशर है, ही इज़ लूजिंग हिज़ कूल। एक जो पॉलिटिशियन में जो एक टेम्परामेंट होना चाहिए, जो कामनेस, एक स्टिलनेस होता है पॉलिटिशियन में। आप यू वुड हैव हार्डली सीन अ ग्रेट लीडर लाइक, मतलब आप जितना नाम लीजिए, ताकि आप अटल बिहारी वाजपेयी को लीजिए, इवन लालू प्रसाद को, नीतीश कुमार को, रामविलास पासवान को, नेम एनी लीडर, शरद पवार को, कि जो पब्लिक डिस्कोर्स में उनको गुस्साते हुए आपने नहीं देखा होगा। जितना टफ क्वेश्चन आप राजनीति में लेंगे उतने बड़े राजनेता बनेंगे आप। लार्ज हार्ट फॉर क्रिटिसिज्म होगा। क्रिटिसिज्म किसका होता है? ट्रॉल किसको किया जाता है? जो फेमस होता है, जो समवन होता है। नो वन को ट्रॉल नहीं किया जाता है। तो यू आर समवन, यू आर मोर देन समवन। तो जब आप समवन हैं तो उसका आप कीमत भी आपको चुकानी पड़ेगी। आप, अगर हमने प्रश्न नहीं पूछा है कि मेरे प्रश्न को सही करके आप जवाब तो दीजिए, सही करके जवाब दीजिए। तो ये दूसरी बात जो मैंने बोला कि अब वो सच्चाई से अब करीब-करीब आ रहे हैं, तो उनको भी लग रहा है। और जिस मीडिया ने आपको इतना माउंटेड कवरेज दिया था, इतनी पब्लिसिटी दे रही है, उसी मीडिया को एंटेगोनाइज़ कर रहे हैं लास्ट में आप, जिसको यू नीड मोस्ट। व्यूज़ एंड लाइक्स की पॉलिटिक्स से नहीं डेमोक्रेसी में आप जीत सकते हैं। ये ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, आपको कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, आप तो सुपर प्लस आइडेंटिटी है आपको। बट आप, हम गाँव में जाते हैं, थोड़ा बहुत जो घूम पाएँ और अभी घूमेंगे तुरंत, अभी हम कंक्लूड नहीं करेंगे कि ऐसा ही है। दे आस्क कि हाँ, देखेंगे। ये बात प्रशांत भी बोलते हैं, हाँ, देखेंगे, अगली बार देंगे। कैंडिडेट है लेकिन कमज़ोर है, ये इसको हरा देगा, देखते हैं। और कुछ मान लीजिए कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं उनके, मान लीजिए कि जो उन्होंने एज इंडिपेंडेंट लड़के कभी, कुछ ऐसे बहुत कम होंगे, एज इंडिपेंडेंट लड़के में आया या कंस्टिट्यूंसी में घूम रहे हैं, दूसरी पार्टी से आए हैं, ऐसे 10-15-20 ही कैंडिडेट होंगे, वो अपने नाम पर भी लाएंगे। हाँ, कुछ इन्होंने ऐसे कैंडिडेट दिए हैं कि उन्होंने किया है कि पॉलिटिक्स में ऐसा एक्सपेरिमेंट हो सकता है, जैसे भोरे में एक किन्नर को दिया है, यहाँ प्रीति बहुत किन्नर बड़े, वहां से लड़े, हाँ, बहुत बड़े मैथमेटिशियन को दिया है, केसी सिन्हा, केसी सिन्हा को दिया है, तो मांझी से वाईवी गिरी को भी वकील। वाई गिरी को दिया है, एक अच्छे प्रोफाइल। तो लेकिन मेरा सवाल ये है कि वी वेलकम दैट, बट उनकी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी क्या है? हैव दे गॉन टू द फील्ड? मैं कहता हूँ कि नेता बनने के लिए कुछ नहीं है। सरकार की जितनी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उनकी योजनाओं को आप ट्रांसलेट करवा दीजिए। इतने सालों के बाद मैं जाता हूँ, मुझे कई बार रिक्वेस्ट होता है कि बउआ मेरा राशन कार्ड नहीं बना है, हाँ, मेरा आयुष्मान नहीं बना है कार्ड। आधे स्कीमों के बारे में उनको जानकारी ही नहीं है। जितने टोला सेवक, विकास मित्र, ये सब आने के बाद जो कि ब्रिज का काम करते हैं जनता सरकार की, इसके बावजूद भी उनको एम्पावरमेंट नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। मोबाइल तो आ गया लेकिन वो जानते नहीं अपने अधिकारों के बारे में। ये सब नेता करे या प्रोस्पेक्टिव लीडर्स होने वाले नेता करे, तब जाकर को अपना पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी, जब तो प्रशांत जी न्यू पार्टी, और आपको ये बिहार इज नॉट ए प्रोजेक्ट कि 3 साल में एकदम ऑपरेशन क्रैक कर स्वराज, लेंगे। ऑपरेशन जन स्वराज हो जाएगा। इट्स नॉट ए प्रोजेक्ट, और फॉर दैट मैटर एनी स्टेट कैन नॉट बी अ पॉलिटिकल प्रोजेक्ट। हाँ, बट you have come, most welcome, you are asking tough questions, very good, but Bihar will take time to understand you. You should also take your time to understand the state. Only data will not help you understand the state. 2009 में लुधियाना में एक रैली हो रही थी जहां नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, उस समय के गुजरात सीएम, और वो हाथ उठाते हैं नीतीश कुमार का और नीतीश जी भड़क जाते हैं। आज वो, अब जो रैलियां होती हैं वहां आप देखिए कभी वो पैर छूते हुए नजर आते हैं, बहुत मतलब कृतज्ञ भाव दिखता है उनमें।
थोड़ा सा उस समय का बताइए कि वो रैली खत्म हो जाने के बाद गाड़ियों में कौन लोग हड़काए गए थे, इस तरह की चीजें जो हुई थी। देखिए, कहा जाता है ना कि पॉलिटिक्स इज ए ग्रेट लेवलर। और एक ज़माने में नीतीश कुमार का कद अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री से बड़ा था, क्योंकि ऑलरेडी वो केंद्र में मंत्री रह चुके थे। 89 में ही पहली बार वीपी सिंह के गवर्नमेंट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर बनते हैं। और उसके बाद जब तक यहाँ आते नहीं हैं, 2000 का एक थोड़ा सा वाकया बीच का, 7 दिन का सीएम का छोड़ दीजिए, तो वो पुरजोर तरीके से अभी वहाँ रहते हैं पार्लियामेंट में। और सरफेस ट्रांसपोर्ट, रेलवे मंत्री अच्छा काम करते हैं। अभी एक आप किताब का रिकमेंडेशन कर रहे थे तो मुझे याद आ गया, अभी आप ओबीसी कमीशन के पूर्व सदस्य, और उनको आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, जगनारायण सिंह यादव, जेएनयू से एमपी खड़े हुए हैं। बहुत उन्होंने नीतीश कुमार के पार्लियामेंट के स्पीच पर 5 वॉल्यूम निकाला है। द स्टेट्समैन नीतीश कुमार, इस तरह से टाइटल दे करके वो मुझको दे गए वो किताब। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी उनको समझना है, रेफरेंस के लिए, रिसर्चर के लिए काम आएगा अगर वो चाहे, ये अलग बात हो गई। तो बैक टू नीतीश स्टोरी। तो वो जब मैं वो एक और कहानी जोड़ता हूँ जो लास्ट में था, 2004 की बात है, और साहित्यकार, सोशलिस्ट प्रेम कुमार मनी के घर में बैठे हुए हैं। यही मतलब यहाँ से आशियाना दीघा रोड से आगे जाएंगे तो एक उसी रोड पर जाने के बाद आपको उनका घर मिल जाएगा। अब बिहार के मूर्धन्य मतलब ज्ञानी आदमी हैं। मैं भी कहीं अटकता हूँ तो मनी सर को फ़ोन करता हूँ। मनी जी तब जदयू की राजनीति में थे, दोनों बैठे हुए थे, आपस में बातचीत करते उनके आते थे। तो नीतीश जी ने कहा कि अरे आई हैव बिकम फैन ऑफ दिस मैन मोदी, घांची है घांची ये बीच। तो उसमें फैन था। तब तक इनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी भाई। अब 2000 निकल गया था, अभी कोई सीन नज़र नहीं आ रहा था। जब तक 2 ओबीसी लीडर्स, 2 स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, तब तक तो एक दूसरे के अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया। जब लेकिन आप टॉप पर जाते हैं तो वहाँ नैरो हो जाता है। जब वो प्राइम मिनिस्टर के लिए भाई करते हैं तो वहाँ क्लैश हो जाता है। ये बात शुरू हुई 2012 के एक छोटे से मतलब पार्टी में इंटरव्यू हुआ, उसी में पार्टी की मीटिंग में हुई, और हमने एक्सप्रेस में एक छोटी सी स्टोरी की थी, जो एक आई गई टाइप की स्टोरी छपी, बाद में इकोनॉमिक टाइम्स में छापा तो ये बड़ी बात हो गई, जिसमें नीतीश कुमार कहते हैं कि ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए जिसका इमेज क्लीन और सेकुलर इमेज हो। ये 2 वर्ड इस्तेमाल किया। बात बड़ी फैल गई। फिर नीतीश कुमार से पूछा गया कि आपने क्या कह दिया, तो उन्होंने कहा कि गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड। नीतीश कुमार उसी बीच में तीसरी बार जीत जाते हैं गुजरात मोदी जी। अब इनको प्रोजेक्ट किया जाता है कि भाई गोवा में कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन, मतलब वर्चुअली आप प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो गए। जब ये क्लियर हो गया कि ही इज़ गोइंग टू बी पीएम कैंडिडेट ऑफ बीजेपी, तो इन्होंने अपना लकीर 2013 के जून महीने में अलग कर लिया। तो अलग होकर के उन्होंने देखा कि क्या हमने जो बिहार में डेवलपमेंट किया है, जिस डेवलपमेंट की बात प्रशांत ने किया नहीं है, कर रहे हैं, उन्होंने किया था 2005 से लेकर 14 तक में 9 बरस किया था। बाढ़ जैसा एनटीपीसी लाया था, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर का नक्शा बदल दिया था। 2014 में 20 से 2 सीट पर आ गए। उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि विकास से वोट मिला। जब मैंने पूछा था कि नीतीश जी लालू के पास क्यों गए थे आप, क्योंकि आप बताइए आप रहते क्या करते, उसका जनाधार इस व्यक्ति का, हमको यही सिला दिया विकास का 2 सीट, मैं तो पॉलिटिकली फिनिश हो जाता ना। मैं गया, सब काम हो गया। उन्होंने 14 में मोदी जी ने 2 4 5 कार्ड खेले, ईबीसी कार्ड, चाय वाला कार्ड सब चला गया उनका, यूथ कार्ड चल गया, ईबीसी चल गया, डेवलपमेंट कार्ड चल गया, हिंदुत्वाच कार्ड, जितना कार्ड निकाला सब चल गया। अब मेरे पास तो एक ही तो कार्ड था, वो नहीं चला।
तो मैंने वो किया। तो लेकिन जब तक 15 तक भी वो एम्बिशन रखे हुए हैं, और 15 जब जीत जाते हैं तो 14 वो जीतते हैं, मतलब लड़ करके 31 सीट आती है एनडीए को लोकसभा में, और ये हार जाते हैं। उसको लेवल करते हैं, ही हैज़ ड्रॉन लेवल इन 15 लालू के साथ आकर के 178 243 में से, बीजेपी को 91 से 53। मोदी जी को बता दिया कि भैया आप केंद्र में प्रधानमंत्री हैं, यहाँ का प्रधानमंत्री या वट एवर मैं हूँ, आई एम द बॉस शेयर। 15 तक जीतते हैं, एम्बिशन पलता है। 16 के बाद से अपने एम्बिशन को कट डाउन करते हैं, जब इनको लगता है कि यार हम इस पार्टी से के थ्रू हम कितना क्या जीत सकते हैं, हम प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, तब वो अपना प्रोजेक्ट बैक टू वापस आते हैं। फिर वो आप पूरी कहानी जानते हैं कि उस अलायंस में उनका ठीक से बनता नहीं है, उसका जो फ्रीडम इनको एनडीए में मिलता था, और प्लस और बहुत सारी साथ में स्टोरी चलती है। बीजेपी भी प्रयास में लगी रहती है, ऑपरेशन कर रहे थे। संजय झा जो नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, वो एक मीटिंग का हवाला दिया, किताब में मैंने जिक्र किया है कि प्रेम गुप्ता और लालू प्रसाद अरुण जेटली से मिलने जाते हैं, तब के मंत्री थे, कि भाई वो एक केस चल रहा था फॉर्डर स्कीम में था, कुछ रिक्वेस्ट पड़ा हुआ था कि भाई उसको सिमिलर काइंड ऑफ केस को अलग अलग ट्रायल मत करो, क्लब कर दो। उस पर उसके विरुद्ध में ये रिक्वेस्ट था कि भाई आप कमज़ोर वकील दीजिए ताकि हम निकाल लें इसको, सेकेंड जनरेशन पर क्यों परेशान किया जा रहा है। लालू जी कुछ मीटिंग में नहीं बोलते हैं, उस मीटिंग का इम्पोर्ट नीतीश जी को दे देते हैं झा जी, और झा जी के विवरण के हिसाब से नीतीश कुमार का 2-3 मिनट तक मुंह खुला रह जाता है। ये 16 की बात है। तो 16 में ही स्क्रिप्ट बन गया था कि कैसे अलग होना है। फिर आप देखेंगे 16 के दिसंबर में, जहाँ तक मुझे याद है, प्रकाश पर्व होता है। नीतीश जी प्राइम मिनिस्टर वो मंच पर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, और लालू जी और तेजस्वी जी नीचे बैठते हैं। प्रोटोकॉल में उनके डिप्टी थे, सीएम थे, तेजस्वी बैठ सकते थे, लालू जी चलिए कोई सी पद पर नहीं थे, उनको गद्दे पर नीचे बिठा दिया जाता है। वो एक इशारा था। उसके बाद तो खटास शुरू हो जाता है, फिर मिट्टी घोटाला होता है, आईआरसीटीसी वाला, लालू जी के जो मॉल बन रहा था यहीं बेली रोड पर, उससे मिट्टी ले जा करके, तेज प्रताप वन पर्यावरण मंत्री थे, और वहाँ मिट्टी से कुछ लेवलिंग हो रहा है। तो कन्हैया बेलारी सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने पूछा ये मिट्टी कहाँ से आता, तो अपने भोजपुरिया में पूछे, तो बोले क्या लालू जी के मलबा से। तो वहाँ हैं, तो रिपोर्टर हैं, तो वो एक छोटा सा स्टोरी कर दिए, अपने नाम से नहीं किया, अपने पुत्र वधू के नाम से कर दिए, जनसत्ता में छपा ऑनलाइन। फिर तो सुशील मोदी ने पिकअप कर लिया, फिर हमने भी काफ़ी छापा एक्सप्रेस में, सीरीज आया, तो एक करप्शन का बैकग्राउंड बन गया सॉलिड नीतीश कुमार को। और फिर तेजस्वी कहा कि आप आईआरसीटीसी का रेड होता है, नीतीश कुमार स्पष्टीकरण। तो कहने का ये है कि ये चीज़ें जो होती है, तो नीतीश कुमार रिकनसाइल कर लेते हैं 17 में, कि 9-17 में आधिकारिक रूप से दोनों का झगड़ा समाप्त हो जाता है, और ये मानते हैं। और उसके बाद अब जो स्थिति देख रहे हैं, वो मैं स्वास्थ्य कारणों से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं नीतीश कुमार को मैंने प्राइम में देखा है। उस आदमी का जो मेंटल कैलिबर, जो रीजनिंग की क्षमता थी, जिस तरह समझते थे, वो क्षमता अब कंट्री के टॉप 10 लीडर्स में मानता हूँ मैं। वो इंटेलेक्चुअल कोसेंट नीतीश कुमार का था। बीमारी किसी को हो सकती है, उसके कारण से वो हरास हुआ है। जहाँ आप उनको कमर में झुकते हुए देखते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, तो उस हिसाब से हम उस जोन में नहीं जाएंगे जहाँ उनका स्वास्थ्य की बात आती है। तो अब वो कहानी 17 में ही गोल हो गई थी। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट करते रहे आते जाते, वो अपनी राजनीतिक वजूद को, क्योंकि जब जब बीजेपी इनको निगलने की कोशिश करती रही, जब जब ये ऑपरेशन लोटस हुआ या लोटस से बाहर आ जाते थे, वे एक करीब अपराजय रहे। मतलब कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि इसको डिकोड कैसे करें। ऐसा कोई कोड ही नहीं बना है जिसको अब डिकोड करें, कोई इनका कोडिंग हो ही नहीं पा रहा है। कोडिंग ही नहीं तो डिकोड कहाँ से करोगे। तो ये बिहार एक अलग प्रदेश है। नीतीश कुमार हारेंगे तो अपने स्वास्थ्य कारण से हारेंगे, और मुझे कोई कारण नहीं लगता है, इस चुनाव में भी नहीं लगता है
मान के फर्ज कीजिए 55 से 60 सीटें आई और जैसा स्वास्थ्य है ऐसा चलेगा, बीजेपी चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगी। दिल्ली में बाउंड बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे समीक्षक, उनको लगता है कि ऑपरेशन लोटस फिर चलेगा, अपने आदमी बना लेंगे। किसी आदमी का पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है कि 60 सीट अगर आ जाए उस पार्टी को तोड़ करके बीजेपी में मिला पाए। आज किसी ने उल्टा हो सकता है, लालू जी के कैंप में जा सकता है, उतने नंबर आ गए तो फिर दोनों बड़ा भाई छोटा भाई। जैसे इस बार कोशिश आपको लगता है कि हुई बीजेपी की ओर से कि वो दोबारा से ऑपरेशन लोटस चले और इनको निगला जाए फिर से, क्योंकि हमेशा हम देखते रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू का जो सीट शेयरिंग होता है, जेडीयू एक सीट ही ज़्यादा लड़ेगी लेकिन ज़्यादा ही लड़ती है। इस बार भी चर्चा थी कि 102 101 होगा, लेकिन जब शेयरिंग का फॉर्मूला आया तो 101 101 हो गया बराबर। फिर वो खबरें चलने लगी कि संजय झा को उन्होंने हड़का दिया और अचानक से एक्टिव हो गए नीतीश कुमार। 101 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि बीजेपी जेडीयू को लग रहा था कि हमने 43, और जेडीयू को ये भी याद आया कि भाई पिछले चुनाव में 22 सीटें थी, उनको वो काट करके हमको 5 सीटिंग एमपी को हटा करके हमको 17 उस तरह से दिया बराबर करके। तो वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। कुछ जो नीतीश कुमार को गुस्सा था कुछ सीटों को लेकर के था कि ये पर्टिकुलर सीट चिराग को क्यों दे दिया, अपनी सीटें, अपनी सीटिंग सीटें या फिर अपने जो रनर अप सीटें थी कुछ सीटों के लेकर था नीतीश कुमार वहाँ अपने आप को असर्ट किया। मैंने आपका प्रश्न ही भूल गया, मैंने विस्तार में जाने से कारण मैं ये हाँ जैसे क्या बीजेपी ने फिर कोशिश की हाँ इस बार? लोटस, हाँ बीजेपी इस पिछला प्रयोग करके देख चुकी है। चिराग वाला। हाँ 12,000 वोट का अंतर था, ये तकरीबन हार गए थे। उस रिजल्ट का उसका रिजल्ट होता मेरे हिसाब से हंग असेंबली। हमने कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि उस इलेक्शन का फेयर रिजल्ट हंग असेंबली होना चाहिए था। उस इलेक्शन का तेजस्वी वाज ऑलमोस्ट देयर, 10 लाख जॉब से इनको हटा दिया। तब इनको ये लगा कि ज़्यादा हम ब्रावाडो ट्राई करेंगे तो पता चला सरकार में नहीं आए। पिछली बार ऑलमोस्ट लूज कर गए थे। बहुत लोग इस बार ये थ्योरी देते हैं कि कहीं प्रशांत किशोर तो उनके प्लांट नहीं हैं, लेकिन मैं उससे डिफ़र करता हूँ थोड़ी, इसीलिए कि कोई व्यक्ति अगर थोड़ा बहुत मिला हुआ हो किसी से, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए 3 वर्ष पैदल नहीं चल सकता, 5-6 हज़ार किलोमीटर। वो कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिक्स देख रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है, नहीं इस चुनाव के लिए, अगले चुनाव के लिए। पॉलिटिक्स में कौन किसका दोस्त है, कौन किसका मित्र है, ये मेकआउट करना, ये उस हिसाब से हमको नहीं देखना है। तो मैं पूरी तरह से नहीं मानता हूं कि इस बार के चिराग प्रशांत है, नो। एक फैक्टर हैं जो कि नीतीश कुमार को हर्ट कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं करेंगे जितना चिराग ने पहली बार किया था, क्योंकि वही चिराग और उपेंद्र कुशवाहा जो उधर थे, उधर नहीं थे, अलग थे, अभी एनडीए के पार्ट हैं। तो एक जो 7-8% की जो एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूंसी वो लेके आते हैं, 2-2.5% अगर मुकेश सहनी का माइनस भी कर देते हैं, 3% कर लीजिए, तो भी अरिथमेटिकली उनको 5% के एडवांटेज से वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन है वही है कि नैरो डाउन बहुत सारे फैक्टर करेंगे, प्रशांत फैक्टर नैरो डाउन करेगा, डोल्स वर्सेस काउंटर डोल्स की जो पॉलिटिक्स है वो करेगी, तेजस्वी का जो जॉब टू ईस्ट फैमिली प्रॉमिस है वो थोड़ा सा नैरो डाउन करेगा। अभी जीविका को कहा है कि आपने जो सीएम दीदियाँ हैं कम्युनिटी मोबिलाइजर, उनको हम परमानेंट कर देंगे। 1.4 करोड़ जीविका को 5 लाख का इंश्योरेंस कवर देंगे। ये सारे जो पॉपुलर अनाउंसमेंट्स हैं वो इलेक्शन को करीब, और प्लस नीतीश कुमार का विश्वास तो थोड़ा बहुत मुद्दा है। ये अर्बन डिस्कोर्स ज़्यादा है, गाँव में कम है, लेकिन मुद्दा है। तो टेक अवे यही है कि पीके फैक्टर, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य, डोल्स वर्सेस काउंटर डोल्स की पॉलिटिक्स, ये इलेक्शन को इट्स अ क्लोज फाइट। नारा तो पार्टी ने दे दिया कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन अमित शाह का एक इंटरव्यू हुआ और उसमें उन्होंने कह दिया कि ये रिजल्ट आएगा उसके बाद विधायक तय कर लेंगे। अब मैं कल से देख रहा हूँ संजय झा जहाँ जा रहे हैं जिस रैली में, वहाँ कह रहे हैं कि मेरे साथ बोलिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं, रहेंगे। आज आपने इंटरव्यू किया था सम्राट चौधरी का, जो हम लोग देख भी रहे थे, इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। वो भी इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि वो सीएम हैं नीतीश कुमार और रहेंगे। देखिए, इन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया था, इनको कहीं न कहीं लग रहा है टेक्निकल एरर हो गया है, तेजस्वी को प्रोजेक्ट कर दिया उन्होंने। तो ये इसके कारण से हमें लॉस नहीं हो जाए, तो जेडीयू को ऑफ कोर्स कहना ही था असर्ट करने के लिए। तो संजय झा पर भी आरोप लग रहे थे कि भाई उसी कैंप के आदमी हैं, तो उनको तो कहना ही पड़ेगा।
तो उन्होंने कहा, और अब बीजेपी के डिप्टी सीएम ने कह दिया कि भाई मैंने साफ पूछा, तो उन्होंने एग्जैक्टली कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और बने रहेंगे, ये क्लियर है। तो मैंने कहा कि भाई आपके प्राइम मिनिस्टर और नहीं बोला, तो उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया कि उन्होंने क्या बोलना चाहिए। लेकिन ये दिखाता है कि यही दिखाता है कि नीतीश कुमार की इस स्वास्थ्य के बावजूद भी अपरिहार्यता बिहार की राजनीति में कैसी है, ये दिखाता है। मतलब कि पितामह हो गए हैं, मतलब फिर भी सैया पर पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मतलब बहुत जब बने इच्छा हुए हैं। होगी तभी हाँ, पॉलिटिकल प्राण निकलेगा। मैंने तो बोला ही था कि हाँ। भाई विष्णु पितामह को मतलब इच्छा मृत्यु को इनका इच्छा शासन का वरदान है, जाओ बस तथास्तु, जब चाहो तब तक राज करो। दूसरे क्रम में तेजस्वी यादव को सीएम का फेस अनाउंस किया महागठबंधन ने, और डिप्टी सीएम का फेस अनाउंस किया मुकेश सहनी को। अब वो लोग कह रहे हैं इंटरव्यू में कि देखिए हमारे बीच तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, हम तो हमारे अंदर तो तय था कि यही होंगे। लेकिन आपको लग रहा है सर कि लेट कर दिया और उसका कुछ नुकसान हो सकता है नैरेटिव के लेवल पर? मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, वो लोग सब जान रहे थे कि यही बनना है। वो कांग्रेस की सीट बार्गेनिंग का टैक्टिक्स था, और कुछ उनके पास कोई उपाय था नहीं। तो उन्होंने उस चीज़ को होल्ड करके, होल्ड बटन दबा के रखा था कि इस बार भैया 3 ही कैटेगरी की सीट चाहिए हमको, जो जीते थे, जो हम रनर अप जहाँ थे, और जहाँ हमको कम से कम 20,000 वोट आए थे। ये 3 कैटेगरी अलावा उन्होंने रखी। उसमें लगभग वो सफल हो गए। 10 सीटें कम ली, लेकिन ठीक-ठाक सीटें ली। तो उनका पर्पज़ सर्व हो गया। पर्पज़ सर्व हो गया तो ये तो होना ही था। ये भी रूठे हुए थे, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को करके सीट शेयरिंग नहीं कर रहे थे। इनका भी था कि अनाउंस करो। अनाउंस किया, और साथ में ट्रेंड की तरह, बॉगी की तरह मुकेश सहनी भी लग गए कि हमको करवाइए। उसमें भी बहुत सारा कहानी हुआ, किस प्रकार का वो कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी को फ़ोन जाता है, फिर वो कन्फर्मेशन होता है कि नहीं कर दिया जाए। फिर दीपांकर जी को भी कहा जाता है, मैसेज किया जाता है। फिर गहलोत, अशोक गहलोत राइडर देते हैं कि भाई ये तो इनको अनाउंस कर देते हैं, भविष्य में और भी समुदाय के लोग उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बाद में कृष्णा लावरो ने भी ललन टॉप के इंटरव्यू में बोल दिया कि एक मुस्लिम डिप्टी सीएम होना चाहिए। तो ये पोस्चरिंग है, लेकिन मुझे नहीं, आपने जो पूछा उससे बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अब उनका ये होल्डिंग बैक फैक्टर ये है कि MY प्लस वोट, ये जो इतने कॉम्बिनेशन आया है उसके वोट के अलावा वो अपने सोशल बेस को कैसे एक्सपेंड करते हैं। और ये जॉब्स, मैंने पूछा कि क्या आपके 3 मुद्दे हैं, मैं इंटरव्यू कल छापूंगा, अभी उनका है आया है। तो उन्होंने कहा कि 3 मुद्दे, 3 चीज़ें क्या बोलेंगे, कहा जॉब्स जॉब्स जॉब्स। हाँ, तो ये अगर जॉब्स 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 वाली बात है, चली गई घर पीछे, जैसे पिछली बार गया था, तो जो कि हम बात कर रहे थे वो इलेक्शन को करीब ले जाएगा। सोशल प्लेटर पर तो एनडीए लग रहा है एडवांटेज है, लेकिन उस लाइन को अगर ब्लर कर पाएंगे, और वो, क्योंकि यूथ क्या होता है ना, यूथ वुमन ये सब एकास्टिस्ट होते हैं, इनके कोई जाति नहीं होती है ना, रिलीजन होता है। तो वो एक मुद्दे पे बात करते हैं। अदरवाइज अगर ये नहीं हुआ होता तो नीतीश कुमार 3% से कम जाति आधार के नेता, बिहार के लगभग 19 साल 3 महीने से मुख्यमंत्री नहीं होते अभी। एक चीज, मतलब जैसे आप कह रहे थे ना कि प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो हाँ। प्रशांत किशोर मुझे इंटरटेनिंग, पता नहीं, दिलचस्प किरदार मुकेश सहनी लगते हैं। 2020 में वो 13 सीट पर लड़ते हैं एनडीए की ओर से, 4 उनके 11 पे, हाँ। 4 जीत कर आते हैं। एक विधायक का उनके निधन हो जाता है, 3 बीजेपी में शामिल हो जाते हैं क्योंकि वो पहले ही बीजेपी में थे। तो अभी उनके पास एक भी एमएलए नहीं, फिर भी वो 60 की जिद पर अड़े थे, 15 ले आए, और डिप्टी सीएम का भी फेस अनाउंस हो गया। उनको था कौन सीट सी चाबी है उनके पास था कि कुछ भी सीट दो, डिप्टी सीएम अनाउंस करो। और वो ये प्रचारित कर रहे हैं कि हम सिर्फ मतलब मल्लाह नहीं है, मतलब साहनी वोट नहीं है, निषाद है, पूरा जो एक बड़ा वर्ग है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी जातियां हैं, केबट है, बिंद है, बेलदार है, केबटी है, इस तरह से करके छोटी छोटी ईबीसी में घटक देखेंगे आप तो वो 9, 9.5, 10% के आसपास हो जाता है। वो ये बोल रहे हैं, लेकिन अपने आप को क्लेम कर रहे हैं। तो मैं उतने ब्लॉक का बड़ा नेता नहीं मानता हूँ, लेकिन जहाँ की इलेक्शन एक क्लोज इलेक्शन होता है, वहाँ आप देखिए कि 6-7% के जनाधार में इतने बड़े चिराग नेता बने हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा टिके हुए हैं 2, 2.5, 1.5% के बावजूद भी, अलग होने के लाने के बाद। तो कोई वो तो उतना 1.5-2% तो ला ही सकता है एनी टाइम। तो वो एक
एक क्लब करके और ख़ास करके उस समुदाय में ये प्रोजेक्ट किया कि हमारे समुदाय का डिप्टी सीएम बनेगा। नेवर फॉरगेट कि ईबीसी का एक पावर ट्रांसफ़र बिहार में भी होना है। ओबीसी टू ईबीसी ऑब्लिक दलित, वो नहीं हुआ है। अगर डिप्टी सीएम के रूप में भी पावर ट्रांसफ़र होता है तो वो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट उनके समुदाय को जाएगा। तो मुकेश सहनी बोलते हैं ना कि भाई कि जहाँ जल है वहाँ मल्ला है, सहनी है, और पृथ्वी का 3 हिस्सा जल वो जोड़ते हैं इस लाइन में। वो एक एक प्रोवर्ब के रूप में। लेकिन मुकेश सहनी इंटरेस्टिंग है और उन्होंने मेहनत किया। 2008 में छठ करने आए थे, तब उनको पता नहीं था कि मैं ईबीसी हूँ, जैसा उन्होंने क्लेम किया। और उन्होंने एक वाकया बताया, जैसे मैंने लिखा नहीं, उसको मैं आज बता देता हूँ कि मछली मारते थे ये लोग, परिवार के लोग। तो एक उच्च जाति के यहाँ ये मछली लेके गए। पिताजी ने कहा कि पहुंचा दो मछली उनके यहाँ, बाबू साहब के यहाँ, या कुछ होगा एक्स के यहाँ, मालिक के यहाँ। तो उनका बेटा मुकेश सहनी से आधी उम्र का, वो इनको पिताजी के नाम से बोल रहा है, आगे जी, चचा, कुछ नहीं। ये बहुत चक्कर आ गया, अरे यार मेरी से आधी उम्र का मेरे पिताजी को नाम में बिना तू तड़ाक वाला लेकर के बोला है। ही फेल्ट हर्ट, वो मछली सहित वापस आ गया। फर्स्ट टाइम ही असर्टेड हिमसेल्फ व्हेन ही वाज एडोलेसेंट। तो 8 में आए तो बोला कि कुछ करते हैं। तो सन ऑफ मल्ला, मैंने पूछा कि सन ऑफ मल्ला क्यों भाई, ये तो आप छोटा कर लिया अपने आप को ना। कल के नहीं हम लोग सब बोलने लगा कि ये है, इसे करेगा, तो एक मुंह से मेरा निकल गया कि आई एम सन ऑफ मल्ला। तो वो लोग चिपक गया मुझसे। तो अब उसको लगता है कि ये काम उसको नहीं करना चाहिए था। तो अब लगता है कि उस समाज में, और मान लिया कि एनडीए में भी गए तो 4 जीत के लाए, तो थोड़ा प्रूवन रिकॉर्ड, अपना इलेक्शन नहीं जीत पाए हैं। खगड़िया से लड़े, लोकसभा हार गए, सिमरी बख्तियारपुर से विधानसभा लड़े, हार गए, इस बार चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। तो वो अलग बात है। लेकिन मुकेश सहनी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं जो एक क्लोज कंटेस्ट में बैटल को और क्लोज कर सकते हैं, वहाँ एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं। बिसाइड्स ऑल द, मतलब एक फ्लैम्बॉयंस के बियॉन्ड जो है उनका कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि विदाउट कंटेंट। हाँ, इनफैक्ट आई वुड से कि जीतन राम मांझी हैज मच लेसर कंटेंट। उनको गया और मगध के अलावा मतलब कोई क्षेत्र की कोई अपील नहीं है, और जगह के जो मुसर समाज, भुइयां समाज, उस तरह से नहीं है। उससे जब बड़ा जनाधार उपेंद्र कुशवाहा का, और उपेंद्र कुशवाहा से थोड़ा सा नीचे मैं मानता हूँ मुकेश सहनी का। क्या ये थे एनडीए के संपर्क में जब इधर भी खींचातानी चल रही थी टिकट? मुझे लगता थे, मैंने जो लास्ट इनका इंटरव्यू लिया है, तो मैं जब बोलता था कि आप हैं कंफर्म यहीं अभी भी, हाँ हैं तो अभी, मैंने अभी क्यों जोड़ रहे हैं तो अभी। तो मतलब या तो उनकी ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हो, जब तक हम उनको ये नहीं दिखाएंगे हम उधर जा रहे हैं तो हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। लेकिन मुझे लगता है ये थे भी, हमें कोई सूचना उस तरह से नहीं है, लेकिन मुझे लगता से, और उनका था कि हम बार्गेन करेंगे। मतलब उन्होंने मतलब तोप के लिए अप्लाई किया तो उनको बंदूक मिला, 60 बोला था तो 15 मिल गया। लेकिन जो उनकी मेन डिमांड थी, हाँ, डिप्टी सीएम वाली वो हो गई। हमने जुलाई में इंटरव्यू किया था उनका यहीं मौर्या में, उसमें मैंने सीट वीट को लेकर पूछा तो कैमरे पर तो वो जो जवाब था उनका वो था ही। बाद में उन्होंने कहा कि देखिए सीट वीट से कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 कहेंगे 10 ही लड़ जाएंगे, ऑफ कैमरा कि 10 कहेंगे 10 लड़ जाएंगे, लेकिन डिप्टी सीएम चाहिए अपने, वो पद सही। एक और बार्गेनर कृष्णा अल्लावरू की बात हो रही थी, दिक्कत कहाँ आ रही थी कृष्णा अल्लावरू और तेजस्वी यादव में, जो आपने भी जिक्र किया कि बाद में अशोक गहलोत को भी आना पड़ा इसमें। नहीं, कृष्णा अल्लावरू को यूथ कांग्रेस के प्रभारी पद से भी फिर हटाया गया, तो उसको भी ऐसे रीड किया गया कि इनके पर कतर दिए गए। नहीं, कृष्णा अल्लावरू क्या है ना कि वो बहुत हार्ड टास्क मास्टर थे, और आज जो कांग्रेस इस बार्गेनिंग की स्थिति में है, लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू कृष्णा अल्लावरू। और दैट पर्सन आई हैव सीन हिम, मतलब इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन बिहार। 1 साल में काफ़ी संगठन को खड़ा किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और यहाँ जो पूरा एक कोटरी था उसको तोड़ा। यहाँ की कोटरी रहती थी, कोई बनता था फिर एक दूसरा पैर खींचने वाला तैयार हो जाता था। मतलब कांग्रेस में आपको वहाँ ज़्यादा वर्कर कम लगे, एक दूसरे लड़ने वाले ज़्यादा मिलेंगे सदाकत आश्रम में आपको, स्टेक में कुछ नहीं है। तो कृष्णा अल्लावरू ने उस चीज़ को, संगठन को दुरुस्त किया, और बाद में किसको टिकट मिला नहीं हुआ, किसी की पसंदगी नापसंदगी हो सकता है, रिजेक्शन का बहुत सारा कारण हो सकता है,
तो एक कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ में प्रदर्शन किया, जो भी इंचार्ज ग्रुप में हटा दिया गया। मान लीजिए इनको लाया गया अशोक गहलोत को, चूँकि 50 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं, तो एक स्टेट्समैन टाइप को आदमी लेकर के, भाई समवन हु कैन आरजेडी से बराबरी में बात कर पाए, नॉट कृष्णा लाबरू, जबकि बैकग्राउंड थोड़ा सा खटास का हो गया है। तो सर्टेन सीट्स थी, उन्होंने एक-एक कंस्टिट्यूएंसी की प्रोफाइल, सोशल प्रोफाइल बहुत अच्छी तरह से स्टडी की थी। एंड कृष्णा लाबरू इज़ अ वेरी गुड लिसनर। मैं जब मिलने गया था, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अभी तक एक ही इंटरव्यू दिया है मुझे, और इंटरव्यू ज़्यादा देते नहीं है किसी को। तो वो मुझसे उन्होंने 40 मिनट बात किया, मैंने उनसे 20 मिनट किया। मेरा इंटरव्यू ज़्यादा लिया, और उन्होंने ये लॉजिक दिया, आप स्टेट में इतने लंबे समय से, मैं समझना चाहता हूँ, मैं समझने के लिए आया हूँ। तो आई एप्रिशिएटेड हिम कि वो उस आदमी को कितना जानना चाहता है स्टेट के बारे में। तो कृष्णा लाबरू ने संगठन का जो काम करना था, वो कर दिया है। अब जो कैंडिडेट्स लेना चाहिए था, जो सीट लेनी चाहिए थी, कैंडिडेट तो नहीं भी कर सकते, चलिए कैंडिडेट में इधर-उधर होगा, सब बहुत सारे पुल्स प्रेशर्स होते हैं। ही गॉट द ऑलमोस्ट मोर और लेस द डिजायर्ड सी, 4-5 वो और ले सकते थे, अपने टाइप का वो नहीं मिला, लेकिन मोर और लेस मिल गया। और जहाँ नहीं मिला तो आप फ्रेंडली फाइट है 4-5 जगह। थोड़ा सा मैं नेताओं से हटकर मुद्दों पे आना चाहता हूँ कि जैसे हर चुनाव का एक मुद्दा होता है, चुनाव बीतता है, फिर वो समीक्षाएं और छपती हैं, एनालिसिस छपता है कि भाई इस चुनाव में ये मुद्दा रहा जिसने गेम खेला और गेम पलटा। इस चुनाव में आपको फिलहाल कोई मुद्दा समझ आ रहा है? पलायन, रोजगार, जॉब्स, सारी पार्टियां नौकरी देने की बात कर रही है। टोटल जितने सब अपने अपने नीचे में, टेबल के नीचे में कास्ट का कैलकुलेटर है, ऊपर में डेवलपमेंट का कैलकुलेटर रखा है कि भाई हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। सारी पार्टियां, चाहे वो एनडीए हो, अभी मैं कल सम्राट चौधरी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि देखिए जीविका दीदियाँ 56,000 करोड़ के वर्थ का बिजनेस कर रही है, कितना प्रॉफिट आ रहा है हम नहीं पता है, और हमारे जीडीपी में इंडस्ट्री अभी 23% जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो अब जीडीपी की बात कर रहे हैं भाई, ये सब। और वो रोजगार की बात कर रहे हैं कि हम, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 5 बरस में 1 करोड़ नौकरी ऑब्लिक रोजगार देंगे। सबको बुलवा दिया ना, तेजस्वी तो बोल ही रहे थे, प्रशांत तो बोल ही रहे हैं। तो मैं कहूँगा पलायन, रोजगार, ये इस चुनाव का बड़ा मुद्दा है, और ये सर्कुलेशन में है। ये एक निर्णायक मुद्दा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसमें मुझे डाउट है, क्योंकि असेंबली में 243 असेंबली, 243 फैक्टर, एक हर फैक्टर जगह अलग। हर जगह का अलग है। आप ही घूम के आए हैं, तो यहाँ वो, वहाँ वो, हाँ, लेकिन एक थ्रेड में जो बांध सके, उस माले को पिरोने वाला ये धागा जरूर है। पलायन, रोजगार एक डेवलपमेंट कार्ड है, अगर आप ओवरऑल बना के कहें तो डेवलपमेंट कार्ड है विमर्श में। एसआईआर तो जैसे एकदम बीते ज़माने की बात सी लगने लगी है। नेताओं का मतलब विपक्षी नेताओं का भी उस तरह से कोई इस पर बात नहीं हो रही है, और सब लग रहा है कि उससे आगे बढ़ चुके हैं। आपको भी लग रहा है कि वो कोई बात हो गई एसआईआर? उसमें कोई दम नहीं था, क्योंकि एसआईआर देखिए एक फेल्ड प्रोसेस था, जो कि बहुत जल्दीबाजी में हरीड थ्रू करके किया गया। मैं तो एसआईआर पर 25 स्टोरी किया होगा, मैं तो 30,000 किलोमीटर एसआईआर में घूमा मैं। आप सर बिहार के रॉकस्टार रिपोर्टर हैं, ग्राउंड नहीं, में नहीं, ही मैं है। रॉक स्टार में कोई, मैं उस वो मैं टाइटिल नहीं लेना चाह रहा हूँ। मैंने समझा एसआईआर को। मैं कह रहा कि ये, मैंने यही समझा कि वर्क फ्रॉम होम था ये, सॉल्विंग क्वेश्चंस पेपर एट होम। हाँ, किताब दे दिया, कहा कि अब बना के भेज दो। हाँ, तो ये उन्होंने दिखा दिया ज्ञानेश कुमार ने कि ये हुआ। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत सारे नाम गलत कटे, नाम गलत नहीं कटे हैं, नाम सही बहुत सारे कटे हैं, लेकिन जितनी जल्दीबाजी में और जिस मंशा से किया गया, जहाँ तथाकथित मंशा से, आज जो बीजेपी नैरेटिव घुसपैठिया की बात करती है, एक भी नहीं खोज पाए। फॉरनर के नाम पर उनको कौन मिले? नेपाली। वो नेपाली महिलाएं जिनकी शादी बिहारी रेजिडेंट से हुई है, इंडियन से हुई है, तो उनको, वो तो हमारी बहू है, बहन है भाई, बेटी है, सब है, हो गया। वो तो उनका तो सेकंड जनरेशन चल रहा है अब, तो इनको एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला। तो वो मुद्दा, वो नहीं घुसपैठिया मुद्दा है, नहीं वोट चोरी मुद्दा है। ये लोग ना वोट चोरी प्रूव कर पाए, ये ना घुसपैठिया प्रूव कर पाया, और ज्ञानेश कुमार ये प्रूव नहीं कर पाए एसआईआर सही से हुआ कि नहीं हुआ। ना डाटा दे दिया, कंप्यूटर का डाटा वाटा फर्स्ट क्लास दिखा दिया, लेकिन फील्ड में था कि भैया कहाँ हो, जल्दी करो, ये इस जिला का इतना परसेंटेज हो गया, इस जिला का। हम तो देखें कि कैसे इन्वेस्टमेंट फॉर्म भरे गए हैं,
कैसे लोग निकला है, मैं 36 घंटा तो मैं एक बीएलओ के साथ गुजारा है कि उसका रूटीन क्या है, 14-15 घंटा। तो एसआईआर प्रोसेस को मैंने जिया है, तो वो मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ। मैं प्रतिकार भी मैं डिबेट कर सकता हूँ किसी से ईएसआई पर, ईसीआई से डिबेट कर सकता हूँ, आइए हो जाए। जैसे एसआईआर जब शुरू हुआ तो वोटर अधिकार यात्रा लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव निकले। अब जब चुनाव सिर पे है, राहुल गांधी दिख ही नहीं रहे, एकदम गायब से। आएंगे छठ के बाद आएंगे। छठ के बाद आने वाले। छठ के पहले तक कोई मतलब ही नहीं था, उसके पहले दिवाली थी, छुट्टियां थी, और मोमेंटम बना के गए हैं, आएंगे। और कांग्रेस पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करेगी, मेरी उम्मीद है कि। अच्छा, ऐसा आपको लगता? हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि एक साल का मेहनत है ना। राहुल गांधी 4-5 बार आए, उसके बाद जो वोटर अधिकार यात्रा हुई तो उसमें मैं बराबर बोलता हूँ कि कांग्रेस के इतने झंडे मैंने 20 साल में नहीं देखे थे पहले। अच्छे खासे उसका असर होगा, तो पिछली बार से तो बेहतर ही करेगी। ये बातचीत हम कंक्लूड करेंगे, ख़त्म करेंगे, लेकिन मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ सर। इस बार तो हम लोग आए थे चुनाव को लेकर बातचीत करने, अगली बार मैं चाहता हूँ आपकी तीनों किताबों को लेकर बातचीत एक की जाए। अरे ये तो मेरे मन की बात, आपने मन के लायक बात कही है। किताब पर चर्चा करेंगे तो किताबें तो बच्चे की तरह होते हैं, आप मेरे बच्चों के बारे में बात करेंगे। नहीं, और जो भी दर्शक सुन रहे हैं उन्हें ज़रूर पढ़नी चाहिए तीनों किताबें, जननायक कर्पूरी ठाकुर, रूल्ड और मिसरूल्ड, और JP2 BJP। बाकी हम लोग एक बातचीत रिकॉर्ड करेंगे विस्तार से इन तीनों किताबों को लेकर। इस बातचीत पर आपकी जो भी राय हो, बिहार चुनाव को लेकर जो भी राय हो और जो भी सुझाव हो हमारे लिए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैमरे के पीछे साथी जेरी थे, मेरा नाम आकाश है। खबरगांव देखते रहिए।